सो हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग 2023 की जो UPPCS और UPSC के जो एग्ज़ाम होने वाली है मेंस की, उसके लिए हमने मेंस आंसर राइटिंग की प्रोग्राम लाई थी। और एक हम लोगों ने किया था पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम 2024 के लिए। इसमें भी आंसर राइटिंग चल रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसकी शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है कि किस शेड्यूल से हो रहा है। तो ये जो हम लोग 2023 में जो है उसकी वीडियो में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। 2023 की जो ग्रुप है उसमें आंसर राइटिंग हो रही है एंड वहाँ पे जो अभी है हम लोग इथिक्स एंड एसे कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ लोगों की क्वेरी है वो जो पर्सनल मेंटोरशिप 2024 में है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो, पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग एटलीस्ट लिख रहे हो। जब मैंने ये बात की थी कि पर्सनल मेंटोरशिप 2024 के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे, वहाँ पे अराउंड गूगल फॉर्म में अराउंड 1000 पीपल ने विलिंगनेस दिखाया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी जो आंसर लिख रहे हैं वो अराउंड 75 पीपल डेली जो आंसर लिख रहे हैं वो 75 पीपल लिख रहे हैं जिनकी आंसर चेक होती है डेली। तो आप तो सबसे पहले वहाँ से आप उन सब से तो आप एक्स्ट्रा एज ले लिए, ठीक है। जो लोगों ने बस जिन लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया है ना। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स अगर आपका होता है जिस दिन भी, तो आपको मेंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो लोग लिख रहे हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई। बहुत लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, है ना। और उसमें और भी धीरे धीरे सुधार ही होगी। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप लिखोगे, तो उसमें आपको वैल्यू एडिशन होती जाती है, ठीक है। तो उन 75 को ये और डिक्रीज होगा, मतलब लोग डिक्रीज ही करेंगे, है ना, इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये अप टू देम कि वो कौन लिखते हैं नहीं लिखते हैं, बट जो लोग लिखते हैं उनको वो कंटिन्यू रखें, है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, या उसको हम कुछ पढ़ते हैं, अगर जैसे कि अगर BPSP पे है तो वो क्वेश्चन में हमको बहुत टाइम लगता है उसको ये लिखने में। तो इसका जो सबसे बड़ा है कि देखो, शुरू में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, आपने अगर नहीं लिखा है तो शुरू में अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई नहीं। दूसरी बात है कि आप परफेक्शन की तरफ मत जाओ। आप अपना ऐसा सोचो कि मुझे 1 घंटे पढ़नी है इस पे और इस पे क्वेश्चन करनी है, ये 2 घंटे पढ़नी है उस पर क्वेश्चन करनी है। आप 6 घंटे लेके बैठे हुए और एक क्वेश्चन करोगे तब भी उसमें परफेक्ट कर नहीं पाओगे। और आपको लगेगा और भी कुछ पढ़ लेते हैं और भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो आप अपना एक फ़िक्स टाइम कर लो कि इतना देर पढ़ना है, फिर ये क्वेश्चन को लिखना है। तो ये एक सबसे बड़ी टू मच टाइम का तो ये है कि इसमें जो टाइम लगता है, तो आप अपना टाइम एक फ़िक्स कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसे DPSP पे क्वेश्चन आया और DPSP में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप गूगल सर्च करोगे, बहुत जगह करोगे, सब जगह थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें होगी, तो आप अपना फिक्स रखो कि हाँ चलो 1-2 जगह देखेंगे मैक्स टू मैक्स, वहाँ से पॉइंट जॉट डाउन करेंगे, उसको याद करेंगे एंड देन उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो टू मच टाइम आपको देनी नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा, आप लिख लोगे फिर भी लगेगा अच्छा ये लिख देते, यहाँ पे ये काट सकते थे। 2 महीने 4 महीने के बाद खुद की कॉपी देखोगे तो सोचोगे कि अरे मैंने क्या लिखा था। तो टाइम अभी इतनी ज़्यादा देने की इसमें ज़रूरत नहीं है ना। इम्प्रूव कैसे करें? देखो, इम्प्रूवमेंट तो ऐसे ही आएगा। अभी आप लोग 3-4 दिन लिखे हो, जो लोग बहुत पहले से लिख रहे हैं देख लो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनमें मतलब रिमार्क्स में आपको 1-2 पॉइंट्स होती हैं, तो आप भी लिखो, आपका भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इम्प्रूवमेंट है, धीरे धीरे लिखते रहो, आप कलम उठाओगे तब तो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो मेरी तैयारी नहीं है, अभी मैं पढ़ूंगा फिर दूंगा, वो कभी नहीं आता है वो दिन जब आप पूरी तैयारी से जाओगे पेपर लिखने। तो ये पेपर में भी नहीं होगा। पेपर में भी आपको लगेगा कि कुछ और पढ़ लेते हैं फाइनल डे, ठीक है ना। और 2-4-10 दिन और मिल जाएगा तो भी वही आपको लगेगा। तो इम्प्रूवमेंट आपको धीरे धीरे आएगी। अब इम्प्रूवमेंट के लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि एक तो मैं आज अपना जो 4 क्वेश्चन हुए हैं उस 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप जो ग्रुप में जो लोग हैं उसमें आप लोग 8-10 लोगों की कॉपी देख लो। आप सेलेक्ट कर लो कि इनकी इनकी कॉपी देखनी है। उसमें 8-10 लोगों की कॉपी देख लो। जो हिंदी वाले भी बहुत लोग हैं, तो हिंदी में जो है हिंदी का देख लें, इंग्लिश में जो है इनकी देख लें, इंग्लिश के देख लें। उनको बहुत सारी पॉइंट्स मिल जाएंगी। जहाँ पे भी वो लिखते हैं आंसर राइटिंग, वहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के रखें, सो डैट कि क्या होगा, स्पेस तो रहता ही है अगर आप UPSC वाले में लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप पॉइंट ऐड कर दें अगर आपको कुछ नया मिल रहा है, ठीक है।
तो वो आपसे वहाँ से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है, लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी आंसर लिखी जा रही है अभी ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू एडिशन हो गई, ठीक है ना। तो उस टाइप पे क्वेश्चन कुछ कभी पूछेगा तो आप कर सकते हो। जैसे यूसीसी न्यूज़ में है तो ज़्यादा चांसेस है कि 2023 में क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं भी आया तो 2024 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता रहेगा यूसीसी के बहुत सारी पॉइंट्स, तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। ITX जो है 66 वाला जो हमने क्वेश्चन दिया था वो अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी न्यूज़ में रहता है हमेशा, तो उस पर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा चेंज करके, है ना। तो ये आपकी हो गई वैल्यू एडिशन। तो ऐसे आपको इम्प्रूव होगी कि आप दूसरे की कॉपी देखो, ठीक है ना। अपने पीयर ग्रुप्स हैं जो इस ग्रुप में जितने लोग हैं उसमें बहुत सारी कॉपी है, वहाँ से आप कॉपी देख लो। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो, इमेज मत भेजो। इमेज भेजने में क्या होता है कि मैं अच्छे से रिव्यू नहीं कर पाता हूँ, उसको सही से लिख नहीं पाता हूँ इमेज में, तो प्लीज़ इमेज को आप PDF में भेजो। दूसरा क्या है कि जब आप PDF भेजते हो, है ना, तो PDF में क्या होता है कि डे 1 पॉलिटी, डे 1 सब बहुत सारे डे 1 वाले आ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है किसको किसको कहाँ भेजें। तो हर पर्टिकुलर पर्सन को भेजना ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, कि नंबर ऑफ़ पीपल डे बाई डे इंक्रीज कर रही है ना। सो 100 क्वेश्चन 100 पेपर चेक करना, इट टुक अ लॉट्स ऑफ टाइम। तो मैंने ये कहा है कि आप PDF ना एक PDF में दो, और PDF का नेम रखो। जैसे आप डे 5 कर रहे हो तो डे 5, है ना, उससे पहले आप अपना नाम रखो। मान लो कि आपको नाम नहीं देना है इसमें, कि नहीं नाम मैं अपना नहीं लिखना है मुझे, आप ऐसी कुछ दो जो कि अगर मैं इसकी चेक करके इसको डायरेक्ट सीधे अपलोड कर दूं, है ना, तो आपको ये समझ में आ जाए कि मेरी कॉपी है, ये होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको पता चलेगा तभी। ऐसे डॉक स्कैनर ये सब अगर आप दोगे, पॉलिटी 4, पॉलिटी 1, पॉलिटी 2, इमेज इतना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सा या तो नाम दे दो, नहीं तो कोई भी आप अपना दे दो, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि ये आपकी कॉपी है। तो हमें क्या होगा ना कि हर क्वेश्चन को चेक करके फिर आपकी क्वेश्चन को ढूंढ करके उसमें नहीं भेजना होगा, हम डायरेक्ट एक बार में सारी कॉपी को अपलोड कर देंगे, आप अपनी कॉपी ढूंढ लोगे। तो ये थोड़ा सा एक आप फॉलो करें, है ना, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और फिर हम जल्दी आपको आंसर चेक करके दे पाएंगे। वैसे बहुत टाइम लगता है। कंटिन्यू रहो डेफिनेटली। अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं, बट जितनी ज़्यादा हो गए आप रहो कंटिन्यू। लास्ट में जितने लोग बच जाएंगे उनकी फिर पर्सनल हम लोग एक ये बना लेंगे, जहाँ पे उनको जो जो चीज़ें प्रॉब्लम होगी वो हम लोग इंडिविजुअल बैठ करके जूम मीटिंग पे या इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम उस पर वर्क करेंगे। तो ये फैसिलिटी नॉट सब 600-700 लोगों के लिए नहीं है। जो आंसर राइटिंग लिखेंगे, जो सीरियसली रहेंगे, लास्ट में अगर 10 कैंडिडेट बचेंगे तो हम 10 कैंडिडेट का ही ये करेंगे, बट हम जो कंटिन्यू रहेंगे उन्हीं का करेंगे। क्योंकि मेहनत तभी की जाएगी जब आपको हमें लगेगा कि आप मतलब रियली आप मेहनत कर रहे हो, तभी आप पे हम मेहनत करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, जैसे 2 गूगल फॉर्म है, एक तो अब मैं क्लोज कर देता हूँ। 1 इज गूगल फॉर्म जहाँ पे है कि आपकी कुछ समस्या होगी, अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम है जो आप बता नहीं पा रहे हो क्योंकि कोई ऐसा है नहीं, तो एक तो आपको डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ आप लिख सकते हो। उसमें अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अपनी पूरी डिटेल फिल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम विथ कॉन्टैक्ट नंबर। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और हम आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे, फिर जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा वो हम आपके लिए कर देंगे। तो ये गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसमें भी है, तो वहाँ पे आपको हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को हमने कांटेक्ट भी किए हैं। गाइडेंस मैंने कह दिया कि गाइडेंस प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे पर्सनल, लेकिन हम अब चूँकि नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा हो गए थे, इनिशियली आई प्लान कि मैं अभी लॉन्च करता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की है कि अब आंसर राइटिंग में जो लोग कंटिन्यू बने रहेंगे उन सबको एक जगह करके एंड देन फिर ये करेंगे। वीडियो देखिए, हर दिन वीडियो मैं नहीं कर सकता, हर दिन वीडियो का कोई सेंस भी नहीं बनता है। आज जैसे हम लोग 4 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, फिर अगर कभी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम लोग कर लेंगे। आज हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ लोग गलती करते हैं, कैसे कैसे आप लोगों ने गलती की है। तो वीडियो हर दिन नहीं आएगा, बट कोशिश करूँगा कि वीकली मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका एक वीडियो दे दूँ। मार्क्स, बहुत लोग कहते हैं कि सर मार्क्स दे दो। देखो, मार्क्स जो है ना वो सब्जेक्टिव है, ये मैं आपको दे दूंगा, बट एग्जामिनर जो होगा वो क्या देगा किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो वो क्या देखेगा नहीं पता है, तो मार्क्स देने का कोई सेंस नहीं है। मैं रिमार्क्स दे देता हूँ मार्क्स की जगह पे कि भाई आप यहाँ सुधार कर सकते हो। जिनको कोई कुछ भी नहीं सुधार करना है तो उनको नहीं कुछ लिखता हूँ। अब इसमें भी है कि अभी जो है बहुत सारी चीज़ें मैं काट दूँ आपका, क्योंकि लोग लिखते तो सही है बट बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिलेवेंट नहीं होती है, तो सम टाइम हम लिख देते हैं कि नो नीड, ठीक है ना। तो वो आपका काम हो जाता है कि नो नीड लिख देता हूँ, या आपको लिख देता हूँ कि आपको ये मेंशन करना चाहिए। सो इस पूरे क्वेश्चन में जैसे कहीं कहीं मैं लिख देता हूँ कि आर्टिकल 25-28 होनी चाहिए, 73rd 74th के बारे में आपको कुछ लिखना चाहिए। तो वो कीवर्ड थोड़ी होती है कि जो मतलब बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वो लिख देता हूँ।
ठीक है। बाकी लिखते सब रेलिवेंट ही है, सब चीज़ें लिखते ही हैं, बट 150 200 मार्क 200 वर्ड्स की होती है लिमिट, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, कि उसको सारा चीज़ लिखोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो जो कुछ कीवर्ड है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखो सोशियो का तो हमने किसी पर्सन को रखा है कि सोशियो जो है वो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करके हमने करवाया है कि सोशियो का कॉपी वो चेक कर देंगे। बाकी ऑप्शनल का मुझे कोई ऐसा मिला नहीं है जो कि चेक करे, क्योंकि मैं ऐसा तो कर दूँगा किसी को बिठा दूँगा। तो जो सोशियो में नॉलेज है जिनको, उनको मैं सोशियो में ये किया हूँ कि रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए सोशियोलॉजी की ग्रुप है, बट सारी ऑप्शनल की ग्रुप नहीं है ना। अगर मुझे कोई हिंदी लिटरेचर की भी डिमांड है, PSIR की है, तो उसके अगर कोई मिलते हैं तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, अदरवाइज कोई ग्रुप बनाने का कोई सेंस नहीं है। अब बहुत सारे स्टेट PCS सर हमारा भी देखो, आंसर राइटिंग तो आप शुरू कर दो, आपकी मेंस होती है तो आंसर राइटिंग शुरू कर दो। जहाँ पे आंसर राइटिंग नहीं है वहाँ की कोई इशू नहीं है, बट जहाँ भी आंसर राइटिंग है तो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। ये देख ही रहे हो, इंतज़ार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हम करेंगे, है ना, कल से, ठीक है। तो जो लोग अभी नए भी आए हैं तो आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। इट्स नेवर टू लेट, है ना। तो आप वहाँ से स्टार्ट कर दो तो आपको बेनिफिट होगी, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी क्वेरी थी वो हमने कर दी है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, Day 1 से लेकर के Day 4 की क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड से जो एडजेक्टिव अटैच है ना, इन द प्रियम्बल में, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट समय, आज के समय में भी डिफेंडेबल है। देखो अब इसमें क्वेश्चन ना है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि रिपब्लिक की बारे में लिख दिया, रिपब्लिक में लिख दिया, डेमोक्रेसी कुछ भी लिख दिया, है ना। इसमें ये पूछ ही नहीं रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जो रिपब्लिक के साथ जो अटैच्ड एडजेक्टिव हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, और जो एडजेक्टिव है क्या अभी के समय में डिफेंडेबल है, वर्तमान परिस्थितियों में वो प्रतिरक्षीय है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रियम्बल में वर्ड है रिपब्लिक, है ना, और रिपब्लिक कैसा रिपब्लिक होना चाहिए, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। तो ये चार जो एडजेक्टिव हैं उसको आपको डिस्कस करना है। मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बहुत सारे लोगों ने रिपब्लिक पे लिख करके एकदम रिपब्लिक, इसके बाद आपको सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, अरे ये तो सबने लिखा है, डिफाइन किया है, बट क्या आज के समय में है? तो आप आज का एग्जाम्पल दो हर जगह, है ना, कि सोवरिन अभी कैसे आप कह रहे हो कि इंडिया अभी सोवरिन है, सोवरिन रिपब्लिक है, कैसे? तो आपको एग्जाम्पल देना होगा ना। सोशलिस्ट है कैसे आज के समय में, सेक्युलर कैसे आज के समय में, कुछ बताओ आप, डेमोक्रेटिक कैसे है, आपको बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो चारों एडजेक्टिव को आपको डिस्कस करना था, उसमें एग्जाम्पल देना था, बस इतना ही था। अब 150 वर्ड्स में इतना ही करना था आपको, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करते हैं। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, अब ये किनकी कॉपी है मुझे नेम छोड़ देते हैं, आप ये समझो। अब इन्होंने जो आंसर लिखी है वो लिखी है, तो इन्होंने जैसे कि लिखा कि प्रियम्बल के बारे में, तो इसमें प्रियम्बल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड है वो रिपब्लिक है, क्योंकि रिपब्लिक के साथ जो वर्ड है ना। तो आप ऐसा करो, इसको मतलब बेस्ट अप्रोच हो सकता है, और भी अगर आपको कोई लगे तो आप कर सकते हो, कि आप प्रियम्बल से ही स्टार्ट करो, ठीक है ना। इंट्रो कि द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, ठीक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरिन, है ना, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस इतना ही लिखो। अब पूरा मत लिखने लग जाओ, वर्ड लिमिट है। हम लोग कैसा इंडिया चाहते हैं, है ना, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं ना, ये आप लिख दो। इसके बाद आप क्या करो, रिपब्लिक को डिफाइन कर दो। बहुत सारे लोगों ने रिपब्लिक को लास्ट में डिफाइन किया है, भाई रिपब्लिक ही तो क्वेश्चन का ये है कि रिपब्लिक के साथ जो एडजेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करनी है, तो आप रिपब्लिक को लिख दो, ठीक है। अब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कौन से आर्टिकल से होती है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो 4 वर्ड अटैच्ड है उसको आप क्या कर सकते हो, एक ये बना दो कि 4 वर्ड कौन कौन सा अटैच्ड है, डायग्राम टाइप का बना दो, ठीक है, कि इसमें 4 वर्ड कौन कौन सा अटैच्ड है। अब उस 4 वर्ड को लिखो, जैसे सोवरिन है ना, सो आप इसको पता है, इसका डेफिनेशन सबको पता है, इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना, किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, अपना डिसीजन खुद लेगा, ये सबको पता है ना। ऐसा एग्जाम्पल अभी के समय में बताओ जब इंडिया ने खुद का डिसीजन लिया है, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, लोग कुछ भी बोल रहे हैं बाहर के लोग, बट इंडिया ने एक डिसीजन लिया, ठीक है, तो सोवरिन हो गया। जैसे आप अभी सिंपल सा समझो कि जो
रसिया में डील हुआ है, जो कोविड के समय में, ये रसिया यूक्रेन वार के समय में क्या हुआ है, रसिया यूक्रेन वार में, कि जो ऑयल की डील है, सो ऑयल की डील जो है वो इंडिया ने की है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई क्यों कर रहे हो आप, चाहे न्यूट्रल स्टेटस अपनाया है, न्यूट्रल स्टैंड था इंडिया का रसिया यूक्रेन वॉर में, है ना, किसी के पक्ष में नहीं गया, क्योंकि ये अपना फैसला खुद लेगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि डिफेंडेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपको एग्जाम्पल आपको देना है। दूसरा, फिर सोशलिस्ट आप जब लिख रहे हो तो सोशलिस्ट लिख रहे हो तो 2-3 चीज़ें याद रखो। पहली तो ये ऐड हुई थी 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, वो वर्ड मेंशन हो, दीज आर द की वर्ड्स जो कि आपको मेंशन करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये सबको पता है सोशलिस्ट क्या है, तो डेफिनेशन पे हम नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल लिखो अभी के समय में जो सोशलिस्ट का कुछ है कि नहीं। अब इसमें अगर इसमें जैसे क्रिटिकली एनालाइज करना होगा तो आप फिर लिख दोगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण नहीं हो रहा है। बट आप डिफेंडेबल है तो डिफेंड कर दो ना इसको। 150 वर्ड में आप क्या लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा। महात्मा गांधी नरेगा है, पोषण अभियान चलता है, और भी बहुत है, पीएम किसान है ना, पीएम आवास है, बहुत सारे लोग इंदिरा आवास, देखो वो खत्म हो गया है, अब पीएम आवास हो गया है। सो यू हैव टू राइट पीएम आवास, नॉट इंदिरा आवास, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट हो गया, उसका आज के समय में जो स्कीम चल रहा है सोशलिस्ट वाला वो आप लिख दो, तो ये आपका काम बन गया। इसके बाद सेक्युलर है। तो सेक्युलर में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पहले तो है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड हुआ था, है ना। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आर्टिकल 25 to 28, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको कि वो आपको सोशलिस्ट सेक्युलर ये करता है ना, स्टेटस। अब देखो इसमें एसआर बोमई केस में इसको आपको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। ये इतना चीज़ लिख दोगे तो इस समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी के समय में भी डिफेंडेबल है, कि कोर्ट ने इसको बेसिक फीचर माना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक में क्या है कि डेमोक्रेटिक की आप जानते हो, है ना, कि डिफिनीशन तो सबको पता होगा। नाउ अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये आपको है, जिससे कि लग रहा है कि इंडिया अभी भी डेमोक्रेटिक है। ऐसा तो है नहीं कि अब वोट देने का अधिकार छिन गया आपका, तो आज के समय में भी ये है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इलेक्शन होती है ना। इसके बाद इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, जैसे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए, जिसमें आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है ना। तो इसका मतलब और बढ़ रही है ना, तो डेमोक्रेटिक तो अभी के समय में भी है, तो ये आपको लिख दोगे। इसके बाद आपकी अगर इच्छा है तो आप यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हो, ठीक है ना, कि जो हमारा एडजेक्टिव है रिपब्लिक साथ कि आज के समय में डिफेंडेबल है। तो अब बहुत सारे चीज़ें इसमें लिख सकते हो कि ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स आई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, मार्केट ग्लोबल मार्केट हुई है, तो फुल्ली कोई सोवरेन नहीं है ना, ठीक है ना, और कैपिटलिस्ट मार्केट थोड़ी है। तो अब इसमें क्या है कि फुल्ली सोशलिज्म नहीं है, तो ये आप लिख सकते हो। बट इसका अभी कोई इसमें नहीं भी लिखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। तो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। अब देखोगे कहीं पे कोई कुछ लिखता है तो उसमें मार्क्स देते हैं, कहीं पे नहीं। उसका रीज़न है किस पर्सपेक्टिव में आप क्या लिख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था। क्या करना था कि एडजेक्टिव जो वर्ड रिपब्लिक से था तो आपको प्रियम्बल लिख देना था थोड़ा सा, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को डिफाइन कर देना था। इसके बाद उसके चारों एडजेक्टिव का एक डायग्राम में दिखा देना था, और चारों एडजेक्टिव का विथ एग्जाम्पल लिख करके लास्ट में लिख देना था हेंस ये डिफेंडेबल है। इतना करके इस क्वेश्चन को 150 वर्ड में आपका कंप्लीट हो जाता, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। फ्रांस क्या सीख सकता है। देखो अभी ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है, हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ होती रहती है जिसके कारण ये न्यूज़ में रहता है, कुछ केसेज होती रहती हैं। तो जो रिसेंट केसेज हुई हैं तो उसको तो आप मेंशन करो, ठीक है। अब इंडियन सेक्युलरिज्म में और फ्रांस में पहले तो आप लिख दोगे फ्रांस में प्रॉब्लम क्या क्या है, देन उसके बाद आप उसको लिख सकते हो कि भाई क्या क्या सीख सकता है वहाँ से। देखो वो आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। अब 150 वर्ड में अब बहुत सारे लोगों के पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, बहुत कुछ लिखते हैं, तो मैं उसको काटता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भाई लिखा तो सही है बट बहुत ज़्यादा लिखा है, तो वो ग्रेजुअली आप सीख जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं उसको कट नहीं करता हूँ हर जगह। जब बहुत ज़्यादा मुझे लिख जाता है एक्सट्रीम तो मैं उसको नो नीड कर देता हूँ। क्लियर। अब देखो ये किसी की कॉपी है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इंडियन सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है ना, वेयर स्टेट रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एवरी रिलीजन। फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है निगेटिव इन कैरेक्टर है, ठीक है ना, ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। तो इन्होंने लिखा है
ये आपका इंट्रो हो गया, बहुत अच्छा इंट्रो है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ लिखना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल सीधा सा छोटा सा इंट्रो लिखा है। दूसरा, अब क्या इंडिया से सीख सकता है, इन्होंने डायरेक्ट आया है कि इंडिया से क्या सीख सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वही है तो ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है ना। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अब इसमें क्या है ना कि आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है ना। जब भी आप लिख रहे हो कि इंडिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सीखो यहाँ से, कि यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको ना ये पता होना चाहिए, इसका कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि हज सब्सिडी, तो आप किसी रिलीजन का नाम पेपर में लिखने की कोशिश ना करो, हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी आप लिखने की कोशिश ना करो, आप थोड़ा न्यूट्रल रहो उन पात्रों मामले में। हज सब्सिडी है, और इसके बाद जैसे अमरनाथ यात्रा में भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोग गवर्नमेंट करती है, तो वो हो गया। हालांकि हज सब्सिडी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको आप बंद करो, कि धीरे धीरे इसको कंप्लीट ख़त्म करना है, फेज आउट करना है, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल लिखो, देखो एग्जाम्पल आपको लिखना है। रिलीजियस प्लोरिटी है इंडिया में, जो कि आपको फ्रांस को सीखना चाहिए, ठीक है ना। किसी इंडिया के कोई ऑफिशियल का कोई रिलीजन नहीं है ना। इसके बाद जो इसमें कीवर्ड सब है, सर्वधर्म है ना, सर्वधर्म संभवा, ठीक है ना, ये हो गया आपको। इसके बाद क्या हो गया, डिस्टेंस अप्रोच्ड है, ठीक है ना, तो ये आप करें, ठीक है ना, हो गया। इसके बाद जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लिया कि सबरीमाला केस में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें जो कीवर्ड है कि आपको आप ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली बैकिंग भी है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको बैक मिली हुई है, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू रिलीजन एज अ फंडामेंटल राइट। तो अगर फ्रांस भी ऐसा कुछ बना ले तो वहाँ पे भी समस्या खत्म हो सकती है। अब फ्रांस ने क्या किया था, 2004 में ये सारी चीज़ें बैन कर दी थी। यू कैन मेंशन दीज थिंग्स ऑल्सो। 2004 में फ्रांस में एक केस भी हुआ था जिसमें एक हिस्ट्री टीचर के कार्टून बनाने पे डेथ हुई थी, ठीक है ना, मर्डर हो गया था, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, दैट्स केस है। उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्या हुआ नहीं हुआ, बट आप लिख सकते हो कि यहाँ पे एक हिस्ट्री टीचर का। 2004 में फ्रांस ने क्या किया था कि जैसे हिजाब वगैरह को बैन किया था, वहाँ पे कोई भी धार्मिक सिंबल हो, है ना, वो आप लेकर के नहीं जा सकते, जो क्रॉस हो उसको आप लेके नहीं जा सकते हो स्कूल्स में या कोई पब्लिक प्लेसेस में। तो ये इन्होंने किया था फ्रांस ने। अब आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स, तो 150 वर्ड्स में आप कितना लिख सकते हो। लोग ना 150 4 पेज लिखे हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल दो जो लोग लिखते हैं वो मत लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, दैट्स इनफ। तो ऐसे करके आप फ्रेंच वाला लिख सकते हैं। अब हिंदी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी कॉपी, देखो हिंदी में भी है ना, सेम चीज़ें हैं, है ना। देखो किसी की कॉपी है, बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने, है ना, ठीक है ना, कि सर्वधर्म समभाव के बारे में लिखा है, मौलिक अधिकार के रूप में धर्म का अधिकार है यहाँ पे, है ना। इसके बाद आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रबंध लगाती है, वो है। जैसे आप देख लो इसमें लैंगिक समानता और सबरीमाला टेम्पल के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब इन्होंने भी कुछ छोड़ा था कि जैसे कि 2004 में उन्होंने बैन कर दिया था, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखा है वो बहुत ख़राब लिखा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या नहीं करना है, ठीक है ना। वो आपको ओपन है, आपको जितना लिखना है लिखो, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको समझना है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट विथ रेफरेंस टू इट्स एलेज्ड वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको रिलेट करना है 66A, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट से और आर्टिकल 19 से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस था, बहुत सारे लोगों ने तो केस के बारे में नहीं लिखा है ना, तो आपको वो जरूर लिखना पड़ेगा। बहुत फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, श्रेया सिंघल केस। अब श्रेया सिंघल केस ने बहुत सारे लोगों लिखा है, तो मेरा ये है कि अब श्रेया सिंघल केस इंपॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा, तो आप एटलीस्ट उसके बारे में ना 1-2 लाइन लिखो कि क्यों श्रेया सिंघल केस हुआ था, ठीक है ना। मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था ये केस, है ना, तो वो 2 लाइन आप लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद ये पनिशेबल है 3 साल के लिए, ये सब ने लिखा है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं जा रहे हैं ज़्यादा डिटेल में। आर्टिकल 19A(1) के तहत ये जो है सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 21 को वायोलेट करता है, ये सारी चीज़ें आप लिखे हैं, है ना। तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं वेग हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, है ना। श्रेया सिंघल आप लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल में वो अरेस्ट ऑफ 2 women बाई थाने पुलिस ओवर ए कमेंट, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे।
तो उस पर उनका हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस समय 60A एक्ट को हटाने के लिए बोला था। अब इसमें क्या है ना, एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो कि अभी हाल में, है ना, रिसेंट में कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है जिसमें कि इसकी उल्लंघन किए गए। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिस्पाइट 66A को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, फिर भी लोगों को इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो आप कुछ एग्जाम्पल लिख दो। अब किसी ने एक ने एग्जाम्पल लिखा था कि 2010 का कोई केस था, ठीक है, और 2020 में उसको गिरफ्तार किया गया 66A में। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि वो वैलिड होगा, वो वायोलेशन नहीं है। क्यों वायोलेशन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उसको बैन किया है, तो उससे पहले का कोई भी केस होगा तो उसमें ये एक्ट वैलिड होगा। आपने पढ़ा है, ठीक है ना, आपके फंडामेंटल राइट में है कि जिस दिन एक्ट बनाओगे, जिस दिन मतलब जिस दिन आप पे मुकदमा हुआ है उस दिन तक जो एक्ट चलता होगा उसी के अनुसार से आपको सजा मिलेगा, ठीक है। तो ये 2015 में बैन किया है, तो 2010 के केस से किसी का गिरफ्तार किया है तो वो आपको वैलिड गिरफ्तारी होगी, उसको मिसयूज नहीं बोल सकते हो आप। 2015 के बाद का ही आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई किया है। तो ये हो गया, ये आपको 66A एक्ट का हो गया। अब क्या है, लास्ट जो क्वेश्चन था, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बताया गया है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि आर्टिकल 44 में, है ना, कि आपको यूनिवर्सल सिविल कोड आए, ये बोला है इन्होंने। तो बोला है कि इसको लाने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, रोकते हैं, है ना, कौन से कारक ऐसे हैं जो इसको रोकते हैं। तो अब इसको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 कीवर्ड है जो कि आपको याद रखना है। जैसे 22nd लॉ कमीशन, 22nd लॉ कमीशन आपको इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको लिखना है कि पब्लिक की व्यू लेनी है 30 दिन के अंदर, ये सब है वो लिखना है। आर्टिकल 44 के बारे में लिखना है ना। इसके बाद आप इसमें देखो, सीधे आ जाओ आप, है ना, कि मतलब कौन कौन से लॉ पे ये सारे मर्ज हो जाएंगे। जैसे इनहेरिटेंस की है, देखो इन्होंने सही लिखा है, मैरिज है, डाइवोर्स है, चाइल्ड कस्टडी है, एलिमोनी है, ये सारी जो है वो एक जगह हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो बहुत अच्छा से इन्होंने लिखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो पॉसिबिलिटी लिख दिया है कि हो सकता है कि फंडामेंटल राइट का इससे वायोलेशन हो। किसी ने लिखा है कि वायोलेट ही हो जाएगा। डीपीएसपी में दिया हुआ है कि आपको करने के लिए, तो वायोलेट तो होगा नहीं पूरी तरह से, बट चांसेज हैं इसके। तो ये पॉसिबिलिटी वर्ड लगा करके इसको जस्टिफाई किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 25, 28 और आर्टिकल 14 भी होगा जिससे ये आपको फंडामेंटल राइट को ये कर सकता है ना, वायोलेट कर सकता है। क्लियर। कॉमन ग्राउंड, है ना, मल्टीपल रिलीजन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, है ना। माइनॉरिटीज़ का हमेशा यूज द वर्ड्स माइनॉरिटीज, नेवर राइट एनी कास्ट, ठीक है ना, आप माइनॉरिटी यूज करो, ठीक है। सोशल अनरेस्ट हो सकता है ना, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, इसलिए भी नहीं हो रहा है। कोई भी एक्ट अगर बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसमें आपको एक मेंशन करना था, इन्होंने मेंशन किया है कि शाहबानो केस में और सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है रिमार्क्स में कि स्टेट को मतलब यूसीसी लाना चाहिए। तो ये बार बार बोला है, तो ये भी आपको मेंशन करना चाहिए इस क्वेश्चन में कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो बार बार बोल रही है ना। तो ये आप करोगे और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है ना। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए लिया था। देखो यहाँ पे भी लिखा है आर्टिकल 44 ये होता है ना। इसके बाद इन्होंने लिखा है वेरिएशन इन कस्टमरी प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं, है ना। रिलीजियस कम्युनिटी से अपोजिशन हो रही थी जिसके कारण लागू नहीं हो रही है, ठीक है ना। मिसपरसेप्शन है लोगों के मन में कि क्या होगा, है ना। पॉलिटिकल विल पावर की कमी है ना। फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, कैसे ला सकते हैं, अवेयरनेस लाया जा सकता है ना। धीरे धीरे जैसे गोवा की मॉडल को दिखा जा सकती है, गोवा में आपको यूसीसी है, ठीक है। तो उस तरह से ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनसे ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। और तो ये सारी चीज़ें अगर लिख दोगे कि और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला है, बहुत सारी जजमेंट 3-4 लिख दोगे तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई यूसीसी को लाना चाहिए, तो वो भी आपकी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया।
ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छी कॉपी थी, मैंने ये लिया था। एक हिंदी में भी है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, अनेक धर्मों में शादी, तलाक, संपत्तियों के बंटवारों के लिए अलग, धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध, आम सहमति का अभाव, व्यवहारिक चुनौतियाँ, राजनीति संवेदनशीलता, और इन्होंने पूरा लिखा है ना। ठीक है, इन्होंने इसमें 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में नहीं लिखा था, तो मैंने मेंशन कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामले में, जैसे साहबानो एंड सायरा बानो में, फिर आपको सरला मुदगल केस में ये जोर दिया है कि यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड लाना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको यूसीसी लिख देते हैं, आपको एक जगह यूनिवर्सल सिविल कोड लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखो तब लिखो। देखो जो भी फंडामेंटल राइट को एफआर लिख देते हैं, नाउ आप फंडामेंटल राइट को एफआर लिख सकते हो, बट आप कहीं पे जो सबसे पहले जब लिखोगे तो फंडामेंटल राइट ब्रैकेट में एफआर लिख दो, सो डैट कि अब आप एफआर यूज करोगे। आप स्टार्टिंग ही करते हो एफआर से, स्टार्टिंग ही करते हो यूसीसी से। बहुत सारे लोग तो बीच में कैपिटल लेटर लिख देते हैं, पूरे सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है ना। बहुत अच्छा आप लोग आंसर लिखते हो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक पे एक आंसर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे सुधार भी आ रही है, और ये और ज़्यादा सुधार होगा, है ना। आप पीयर ग्रुप्स की कॉपी देखो, ये नहीं सारे बैठ के देख लेना, 70 कॉपी देखना, 8-10 कॉपी कोई भी आप उठा के देख लेना, जो आपको लगेगा कि ठीक है उसको देख लेना, या आप सेलेक्ट कर लेना कि इनका हमको क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और अगेन आप लोग ट्राई कर रहे हो, सो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लगे रहो, आप करो, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। एस्से का हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, एस्से का हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। होप आपको ये 4 क्वेश्चन में एक थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी। एंड मार्क्स इज ए सब्जेक्टिव, हो सकता है कि मैंने जितना बोला है उससे ज़्यादा आपको लिखने का मन हो, या उससे ज़्यादा आप लिखो, बिल्कुल लिखो ना, क्या दिक्कत है। हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए, वो पॉइंट अच्छी होगी, आप लिखो। बट बेसिकली 150 वर्ड में आपको सब कंप्लीट करने हैं, 200 वर्ड में कंप्लीट करने, तो आपको वो भी सोच के चलना पड़ेगा कि इसमें से क्या लिखूं। बट अभी आपको जो लिखना है लिखो, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जब आप 1-2 महीने लिख लोगे तो आप भी सही लिखने लोगे। फिर मैं भी थोड़ा सा टाइट चेक करने लगूंगा, अभी थोड़ा सा आपको आसानी से चेक कर देता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गलती लगता है तभी मैं वहाँ पे मेंशन करता हूँ, है ना। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है, आप लिखो कंटिन्यूअसली। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और टेंशन नहीं लेना है, राइट डाउन अभी से लिखो, पेन को अब डाउन करना है, आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। किसी भी हाल में नहीं लिखोगे तो प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आप स्टेट वाले हो फिर भी लिखो, जो लिखो। कुछ लोगों ने तो मुझे हिस्ट्री के भेजे हैं, मैंने उनको चेक करके भेजे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लिखो, बस यही है। सोशियोलॉजी की एक ग्रुप है, वहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट करेंगे। अभी हम लोग का पॉलिटी चल रहा है पूरी टॉपिक वाइज, फिर पॉलिटी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ये 3 महीने का अभी शेड्यूल बनी हुई है। इसके बाद हम लोग फिर इकोनॉमी, इथिक्स, एस्से सब करेंगे, और एस्से वीकली होता है, जैसे आज आपको एस्से भी है। क्लियर, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखो और खूब अच्छा करो। रिमार्क्स जिनको अगर थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है तो उनको ये नहीं समझना है कि हमें नहीं आता है चाहे कुछ भी, ठीक है ना। आपको ये समझना है, और ये जिनको नहीं मिलता है उनको ये नहीं समझना है कि हमें बहुत आता है, ठीक है ना। बेसिकली उसमें होता क्या है कि जब मुझे लगता है कि इन्होंने सारी चीज़ें सही लिखी है तो मैं उनको कोई रिमार्क्स नहीं देता हूँ, ठीक है ना। बट उसमें क्या है कि आपको वर्ड लिमिट है तो कुछ रिड्यूस किया जा सकता है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता हूँ। तो उनको भी लिखते रहना है, धीरे धीरे उनकी भी सही हो जाएगी। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू, ठीक है।